जलमंडल में महासागरीय नितल के उच्चावच, हम इस चैप्टर पर सबसे पहले बात करेंगे, उसके बाद फिर मैं आगे चलूंगा। देखिए, इसमें हमें विशेष रूप से क्या देखना है कि जिस तरह से हम महाद्वीपीय सतह पर बात करते हैं विभिन्न प्रकार के उच्चावचों की, जैसे हमने कहा कि हमारे पास महाद्वीप के ऊपर जो है वो पर्वत है, पठार है, मैदानी क्षेत्र है ना, पहाड़ियां हैं, तो ये भिन्न प्रकार के उच्चावच हैं। उसी तरीके से जब आप महासागरों के अंदर जाते हैं या सागरों के अंदर जाते हैं तो आपको कई सारे उच्चावच वहां भी दिखाई देते हैं। इन उच्चावचों में से आप दो प्रकार से इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो हो जाएंगे कुछ ऐसे जिनको कि आप बोलेंगे दीर्घ उच्चावच, है ना। दीर्घ उच्चावचों में चार की बात की जाती है, जिसे अभी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जिनको बोलते हैं लघु उच्चावच। ये लघु उच्चावच छोटे होते हैं और जहां तहां अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं, उनके विषय में हम बात करेंगे। तो महासागरीय उच्चावचों में सबसे पहले लिखें महासागरीय नितल। महासागरीय नितल में, महासागरीय नितल में महाद्वीपों की भांति, महासागरीय नितल में महाद्वीपों की भांति भिन्न भिन्न प्रकार के उच्चावच, महाद्वीपों की भांति भिन्न भिन्न प्रकार के उच्चावच उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। इन उच्चावचों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक तो लिखेंगे दीर्घ उच्चावच, दीर्घ उच्चावच। इसके अंतर्गत देखें, हम चार उच्चावचों की बात करेंगे। मैं पहले नाम लिखा रहा हूं, आप उसको एक जगह नोट कर ले, फिर सबका डिस्क्रिप्शन एक बार देखेंगे। इनमें से सबसे पहला है महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न तट। दूसरा महाद्वीपीय मग्न ढाल, ठीक। तीसरा गंभीर सागरीय मैदान। और चौथा महासागरीय गर्त। ठीक है। इसी तरीके से दूसरी श्रेणी, दूसरा वर्ग जो आएगा वो आएगा लघु उच्चावचों के लिए। और लघु उच्चावच के अंतर्गत हमारे पास सागरीय पर्वत, गायोट और इसके अलावा मध्य महासागरीय कटक, है ना। दीर्घ उच्चावच और लघु उच्चावच। दीर्घ उच्चावचों के अंतर्गत महाद्वीपीय मग्न तट, मग्न ढाल, गंभीर सागरीय मैदान और महासागरीय गर्त। लघु उच्चावच में ये तीन नाम मैंने लिखे हैं, जिनको हम एक एक करके देखेंगे। तो अभी सबसे पहले मैं इन चारों के बारे में बताऊं जिनको हमने दीर्घ उच्चावच के अंतर्गत लिखा हुआ है। ठीक है, ये मिटाऊं।
देखिए सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं मैं। इस डायग्राम में हम इन 4 दीर्घ उच्चावचों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये जो मैंने ऊपर डॉटेड लाइन खींची है ये है सागर तल, है ना, सी लेवल है ये। और अभी आप देखिए कि सागर का जो भाग होगा उससे सटा हुआ कहीं ना कहीं कॉन्टिनेंटल पार्ट महाद्वीपीय क्षेत्र होगा। महाद्वीपों के तटीय क्षेत्र अगर इस प्रकार से अंदर की ओर आ रहे हो या इनका विस्तार सागरीय क्षेत्र के अंदर हो रहा हो तो वहां आगे जाते हुए ये बड़े ही मंद ढाल के साथ विस्तृत भाग के रूप में दिखाई देते हैं। और इन विस्तृत भागों की विशेषता ये होती है कि चूंकि ढाल बहुत मंद होता है, ये क्षैतिज रूप से बहुत ज्यादा दूरी तय कर पाते हैं सागरीय क्षेत्र में, लेकिन साथ के साथ इनके ऊपर महाद्वीपीय क्षेत्र से आने वाले जो भी अपर्दन के दूत है, विशेष रूप से नदियां, वो अपने साथ लाए गए अवसादों को यहाँ पर क्या करती हैं, जमा करती हैं। अब देखिए अवसाद कुछ भी हो सकते हैं। अवसाद जो है वो चट्टानों के मलबे भी हो सकते हैं और अवसाद जो है वो कार्बनिक पदार्थ भी हो सकते हैं, जिसमें विशेष रूप से वनस्पतियों के जो मृत भाग हैं या वनस्पतियां जो हैं वो हो सकती हैं। सीधा सीधा ये कहें, है ना। जैसे किसी क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ के कारण सपोज किया कि जंगल का एक बड़ा भाग उस बाढ़ के साथ बहकर आगे निकल गया, तो अल्टीमेटली वो क्या होगा, नदियां जो है वो अपने साथ उनको बहाते बहाते लाएंगी और सागर में गिरा देंगी। अब सागर में जब उनको गिराया गया तो वो इसी भाग पर, जो कि मंदढाल वाला भाग है, इस भाग पर आकर इकट्ठा हो जाएंगी। समय के साथ साथ उस पर बहुत सारे चट्टानी मलबे भी लाकर थोप दिए गए और इस तरीके से वो जो वनस्पति के भाग थे या जीव जंतु भी कहिए वहां पर होंगे, वो सारे के सारे क्या हो गए, मलबों के नीचे दबते चले गए। समय के साथ साथ अगर करोड़ों वर्ष तक, लाखों वर्ष तक वो ऐसे ही बने रहे तो धीरे 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 वो परिवर्तित हो जाएंगे किसमें, ईंधन के रूप में, जिसको हम जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल बोलेंगे। तो ऐसे जीवाश्म ईंधन अगर हम सागरीय क्षेत्रों में ढूंढ रहे हैं तो वो इसी मंद ढाल वाले क्षेत्र में ढूंढेंगे। इस मंद ढाल वाले क्षेत्र को, जो कि महाद्वीप का ही एक विस्तार है सागरीय क्षेत्र के अंदर, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे महासागरीय, सॉरी महाद्वीपीय मग्न तट। मग्न का मतलब जो जलमग्न हो गया है, और महाद्वीपीय इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये महाद्वीप का ही विस्तार है। ये वास्तविकता में सागरीय भाग का विस्तार नहीं है, ये महाद्वीप का ही विस्तार है सागर के अंदर। तो इसको बोला हमने महाद्वीपीय मग्न तट, सागरीय तट जो कि मग्न हो गया, जलमग्न हो गया। अब जब इसके अंत तक पहुंचते हैं तो हमें एक बिंदु ऐसा मिलता है जिस बिंदु के पास से अचानक से एक तीव्र ढाल वाला क्षेत्र दिखाई देता है। इस तीव्र ढाल वाले क्षेत्र को हम नाम देते हैं महाद्वीपीय मग्न ढाल। महाद्वीपीय मग्न ढाल। आप देखिए बड़ी विशेष चीज यहां पर क्या है कि भाग हम देख रहे हैं महासागरों के अंदर और शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं महाद्वीपीय। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि जिन भागों के नाम के आगे महाद्वीपीय शब्द लगा है, इसका अर्थ है ये महाद्वीप का ही विस्तार है सागरीय क्षेत्र के अंदर। तो अभी महाद्वीपीय मग्न तट के अलावा महाद्वीपीय मग्न ढाल भी है, जो कि महाद्वीपीय क्षेत्र का विस्तार है सागर के अंदर। और इसी महाद्वीपीय मग्न ढाल का जो अंतिम बिंदु होगा वो महाद्वीपों का भी अंत होगा सागरीय क्षेत्र के अंदर, है ना। तो सागरीय क्षेत्र के अंदर महाद्वीप के दो भाग आते हैं, महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपीय मग्न ढाल। इनका ढाल अधिक है, इसलिए एक तो देखो ये सागरीय तट से काफी दूर होंगे, दूर होने के कारण यहां तक एक तो निक्षेप पहुंच नहीं पाएंगे, अवसाद पहुंच नहीं पाएंगे। अगर पहुंचे भी तो ढाल अधिक होने के कारण वो इसके ऊपर ठहर नहीं पाते,
बल्कि नीचे चले आते हैं। इसलिए अगर हमें जीवाश्मों की प्राप्ति करनी हो या किसी प्रकार के जीवाश्म ईंधन की प्राप्ति करनी हो, वो हम मग्न तट वाले क्षेत्र से ही प्राप्त कर सकते हैं। मग्न ढाल वाले क्षेत्र में इस तरह की कोई प्राप्ति नहीं होती। मग्न ढाल अपनी ढाल के कारण बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि प्रोन होता है किसी भी तरीके की अंतर्जात बलों के लिए, और इन बलों का प्रभाव कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि इस मग्न ढाल वाले क्षेत्र में, मग्न ढाल के ऊपर या मग्न ढाल के बीचों बीच आपको कई प्रकार के कैनियन यानी कि विशेष प्रकार की जो घाटियां हैं वो मिल जाती हैं। ऐसी घाटियों को हम अंग्रेजी में सबमरीन कैनियन बोलते हैं और हिंदी में आप सागरीय कैनियन बोलते हैं। तो इस प्रकार के कैनियन का जो फॉर्मेशन है, कैनियन की जो उपस्थिति है, वो महाद्वीपीय मग्न ढाल के एक विशेष गुण के रूप में जानी जाती है। अर्थात आपसे प्रश्न पूछा गया है कि अगर हमें सागर के अंदर अंतः सागरीय कैनियन मिलते हैं तो ये अंतः सागरीय कैनियन कहां मिलेंगे, किस भाग में मिलेंगे? आपका उत्तर होगा ये महाद्वीपीय मग्न ढाल के ऊपर मिलेंगे। ठीक है, मग्न ढाल का अंत महाद्वीपीय क्षेत्र के विस्तार का अंत है सागरीय भाग में। इसके बाद इससे आगे चलेंगे तो आपको यहां पर विश्व का सबसे चिकना और सबसे चपटा भाग मिलेगा जिसका विस्तार सभी चारों प्रकार के उच्चावचों में सबसे ज्यादा है। इनका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है महासागरीय भाग में। इनको हम बोलते हैं गंभीर सागरीय मैदान। गंभीर सागरीय मैदान, ये मैदान कैसे भाग है? तो कहा ये मैदान समुद्र के सबसे चपटे और सबसे चिकने भाग है। इनका विस्तार समुद्री क्षेत्र में या महासागरीय क्षेत्र में सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा है। और अगर हम तीन मुख्य महासागरों की बात करें, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, तो इनमें जो सबसे बड़ा महासागर है हमारे पास वो है प्रशांत महासागर, और उस महासागर का सर्वाधिक क्षेत्रफल अगर कोई घेरता है तो वो है गंभीर सागरीय मैदान। हालांकि अटलांटिक महासागर में हम आएंगे तो सर्वाधिक क्षेत्रफल फिर से गंभीर सागरीय मैदान ही घेरता है, लेकिन जब प्रतिशतता के आधार पर देखेंगे तो उसमें महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपीय मग्न ढाल की प्रतिशतता औसत से कहीं अधिक है और इसकी प्रतिशतता औसत से कहीं कम। ऐसा इसलिए क्योंकि अटलांटिक महासागर जो है वो दोनों तरफ से महाद्वीपीय क्षेत्र से घिरा हुआ है। पश्चिम की तरफ उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है, पूर्व की तरफ यूरोप और अफ्रीका जैसे महाद्वीप से घिरा हुआ है। तो दोनों तरफ से जो महाद्वीपीय भाग आगे विस्तृत होंगे तो सबसे पहले महाद्वीपीय मग्न तट बनाएंगे, फिर महाद्वीपीय मग्न ढाल बनाएंगे और फिर गंभीर सागरीय मैदान बनेंगे। तो इसलिए गंभीर सागरीय मैदान तो सिर्फ बीच का हिस्सा रहेगा, जबकि महाद्वीपीय मग्न ढाल और महाद्वीपीय मग्न तट दोनों ओर होंगे। तो अटलांटिक महासागर में उनकी प्रतिशतता क्या हो जाएगी? औसत से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, गंभीर सागरीय मैदान वैसे तो सबसे चपटे और सबसे चिकने क्षेत्र कहे जा रहे हैं, लेकिन आपको यह भी पता हो कि इस क्षेत्र में कुछ भिन्न प्रकार के छोटे मोटे उच्चावच जहां तहां मिल जाते हैं, जिनको हम सागरीय नितल के लघु उच्चावच कहते हैं। मैंने तीन नाम आपके सामने लिए हैं, कौन कौन से? सागरीय पर्वत, गायोट और मध्य महासागरीय कटक। ठीक है, इन तीनों नामों की जो चर्चा हम कर रहे हैं यहाँ पर, वो तीनों चीजें जो है वो इस गंभीर सागरीय मैदान के क्षेत्र में ही मिलती, वहीं उत्पन्न होती। घर तभी आएंगे आगे। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है? सबसे विस्तृत क्षेत्र अगर पूछे तो गंभीर सागरीय मैदान। ये वाला अंतः सागरीय कैनियन, अंतः सागरीय कैनियन। इसका ये घाटी जैसी जो चीज दिखाई दे रही है ना, इसकी देखिए, ये तो पूरा चट्टानी भाग है ना, है ना, जल तो यहां है। ठीक, तो इस चट्टानी भाग में ही घाटियां बन गई। आपको पता हो कि कैनियन जो घाटी है ये महाद्वीपीय क्षेत्रफल पे
क्षेत्र पर भी मिलती है। विश्व का सबसे बड़ा कैनियन जो है वो ग्रैंड कैनियन है यूएसए में, जिसको कोलोराडो पठार को काटकर कोलोराडो नदी ने बनाया है ना। तो ये सबसे बड़ा कैनियन है। कैनियन सामान्यतः नदियां जो घाटियां बनाती हैं वो वी आकार की घाटियां बनाती हैं, और इन वी आकार की घाटियों में अगर हम बात करें तो यहां पर अगर इस प्रकार के वी आकार की घाटी बन जाए जिसमें उनकी दीवार इस तरीके से तीव्र ढाल वाली ना होकर कैसी हो, उत्तल हो, है ना, और नीचे का पार्ट जो है, जो इनका गर्त है वो काफी गहरा और लंबा सा हो और साथ के साथ संकीर्ण भी हो, तो इनको हम बोल देते हैं कैनियन। ये सामान्य तौर पर क्या है, वी आकार की घाटियां। ठीक है, तो ऐसे इनमें अंतर कर सकते हैं। कुछ इसी प्रकार के कैनियन हमें महाद्वीपीय मग्नढाल पर मिलते हैं या सागरीय क्षेत्र के अंदर मिलते हैं। तो चूंकि सागर के अंदर है इसलिए इनको नाम दिया गया अंतः सागरीय कैनियन या सबमरीन कैनियन। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पनडुब्बी, पनडुब्बी का मतलब जल के अंदर चलने वाले जो भी व्हीकल्स है उनकी बात कर रहे हैं, तो इसलिए सबमरीन कह दिया, है ना। ये भी जल के अंदर है इसलिए सबमरीन कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जो चौथा उच्चावच में बनाने जा रहा हूं वो है महासागरीय गर्त। इसको मैंने थोड़ा अलग दिखाने की कोशिश की है। वास्तविकता तो ये है कि जो महासागरीय गर्त होते हैं वो गंभीर सागरीय मैदान के बाद नहीं मिलते, है ना। लेकिन यहां पर जो मैंने बनाया, हो सकता है कि इसके अगल बगल में क्या हो, कोई द्वीपीय क्षेत्र हो, या फिर इधर भी कोई क्या हो, महाद्वीपीय मग्नढाल हो। तो अभी मैं बताता हूं इसमें करना क्या है। इसको सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं महासागरीय गर्त। देखिए ये महासागरीय भाग के सबसे गहरे भाग होते हैं, और आपको पता भी है कि जब ये हिस्सा, अगर हम ये मान लें कि सागरीय नितल है, डीप सी प्लेन वाला हिस्सा या गंभीर सागरीय मैदान का हिस्सा, ये सागरीय नितल है, यहां पर आकर सब कुछ सेटल कर सकती है, तो उस नितल से नीचे का हिस्सा निश्चित रूप से गर्त के रूप में देखा जाएगा। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि गर्तों का निर्माण भी अंतर्जात बलों के प्रभाव से होता है। अंतर्जात बल का मतलब वैसे बल जो कि पृथ्वी के अंदर काम कर रहे हो और पृथ्वी की आकृति में परिवर्तन लाने का काम कर रहे हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे, अंतर्जात बल बोलेंगे, है ना। ये अंतर्जात बल जो हैं जब सागर के क्षेत्र के अंदर के चट्टानी हिस्से पर काम करते हैं तो वहां गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं, और ये गर्त अगर आप माप में देखेंगे तो इतने ज्यादा गहरे हैं कि सामान्यतः ये कैनियन या दूसरे प्रकार की घाटियों से अलग या भिन्न दिखाई देते हैं। तो इनको एक अलग रूप में देखा गया महासागरीय गर्त के साथ। विश्व का जो सबसे गहरा गर्त है वो कौन सा है, हाँ, मारियाना गर्त, मैरियाना ट्रेंच। कितनी गहराई है, 11,033 मीटर की गहराई है इसकी। कहां पर स्थित है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में, फिलीपींस के पूर्व में, है ना, फिलीपींस के ईस्टर्न साइड में। तो मारियाना गर्त जैसे आपको गहरा दिखाई दे रहा है, मतलब आपके महाद्वीप के क्षेत्र पर इतने ऊंचे उच्चावच नहीं है। सबसे ऊंचा कौन है, तो कहा माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। उससे कहीं गहरे गर्त हैं हमारे पास, है ना। तो वो है महासागरीय गर्त के रूप में। अभी तक जितनी भी खोजें हुई हैं उसके अंतर्गत जो महासागरीय गर्त है इनकी संख्या कुल 57 है। इस 57 में से 32 जो है वो प्रशांत महासागर में है, 16 जो है वो अटलांटिक महासागर में है, और 9 जो है ये हिंद महासागर में।
32, 16 और 9, कुल 57 आपके बनते हैं। ये 57 महासागरीय गर्त जो है अभी तक हमने ढूंढ निकाले हैं, कोशिश जारी है, कुछ और गर्त नए मिलेंगे तो निश्चित रूप से हम इसमें संख्या बढ़ा देंगे। सामान्य रूप से जो महासागरीय गर्त आपको मिलते हैं, ऐसा बताया जाता है कि ये भी महाद्वीपीय मग्नढाल के अंत में, है ना, मिल जाते हैं, या फिर द्वीपों के चाप के पास मिल जाते हैं। द्वीपों के चाप का मतलब हो गया कि कोई द्वीप इस तरीके से निकला हुआ है तो इसके चाप के पास इस तरीके से जो है वो गर्त बने हुए मिल जाते हैं। ठीक है, इस तरीके का जो चाप बन रहा है, तो द्वीपीय चाप के कारण भी इस आसपास भी इस प्रकार के गर्तों की उपस्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऐसे करके हमने 4 जो प्रमुख उच्चावच है या 4 जो दीर्घ उच्चावच है इनकी बात कर ली। अब आइए लघु उच्चावचों की बात करें। लघु उच्चावचों के अंतर्गत जैसे मैंने बताया सागरीय पर्वत और एक बताया गाइयोट, इन दोनों को मैं एक साथ एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, ये दोनों ही प्रकार के उच्चावच सागरीय क्षेत्र के अंदर ज्वालामुखी उद्गार से या वोल्केनिक इरप्शन से बनते हैं। ज्वालामुखी उद्गार जो होगा जब सागरीय क्षेत्र में देखने को मिलता है तो सामान्यतः यह गंभीर सागरीय मैदान के क्षेत्र में देखने को मिलता है। और एक बार जब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ तो उस ज्वालामुखी के उद्गार से जो मैग्मा, जो लावा है, वो लावा गंभीर सागरीय मैदान के ऊपर इस प्रकार से इकट्ठे होकर एक बहुत ही उठी हुई तीव्र ढाल वाली स्थलाकृति का निर्माण करते हैं। इनको हम सागरीय पर्वत कह सकते हैं। लेकिन यही सागरीय पर्वत जब चपटे शीर्ष के साथ दिखाई दे तो इनको फिर हम सागरीय पर्वत न कह के इनको गाइयोट कहते हैं। तो मुख्य रूप से आपको यह याद रखना है कि सागरीय पर्वत और गाइयोट दोनों ही सागरीय क्षेत्र के अंदर ज्वालामुखी के उद्गार के बाद लावा के इकट्ठे होने, ठंडे होने और जमने के कारण बनते हैं। लेकिन इनमें से सागरीय पर्वत जो है इसका शीर्ष नुकीला होता है, जबकि गाइयोट का शीर्ष कैसा होता है? चपटा होता है, सागर के अंदर ही। तो इस प्रकार की स्थितियां दोनों देखने को मिली। अब रह गई तीसरी स्थलाकृति। तो तीसरी स्थलाकृति जो है इसको आप बस समझ लें, फिर मैं एक बार लिखवा देता हूं सारी चीजें। तीसरी की बात करेंगे हम, वो है मध्य महासागरीय कटक। देखिए, एक तो समझ में आना चाहिए कि मध्य महासागरीय बोल रहे हैं, इसका मतलब सागर के मध्य में कहीं होगा, है ना। और दूसरा हम ये कहें कि कटक क्या है, तो कटक पर्वतों की एक लंबी श्रृंखला है, जिस श्रृंखला में 2 श्रृंखलाएं बनती है और दोनों श्रृंखलाओं के बीच में, बीच का जो भाग होता है वो धंसा हुआ होता है। ठीक है, ऐसे कुछ अगर पर्वतों की 2 श्रृंखलाओं को हम देख पाए तो उन्हें ही हम क्या बोलेंगे? कटक बोलेंगे। इन कटकों का निर्माण सामान्यतः यही होता है, कहां पर? महासागरीय क्षेत्र के अंदर। हालांकि कटक शब्द का इस्तेमाल हम महाद्वीपों के ऊपर पाई जाने वाली स्थलाकृतियों के लिए भी करते हैं। जैसे हिमालयी क्षेत्र में भी जो हिमालय की पर्वत श्रृंखला है उसमें से बहुत सी पर्वत श्रृंखलाएं कटकों के रूप में दिखाई देती है ना, रिजेस के फॉर्म में। तो मध्य महासागरीय कटक का सबसे पहले हम देखें निर्माण कैसे होता है। इनके निर्माण के विषय में ऐसा बताया जाता है कि इनका निर्माण जो है वो प्लेटों के अपसरण के, है ना, प्लेटों की अपसरित गति से संबंधित है। प्लेट क्या होते हैं, कोई बताएगा मुझे? हाँ जी, हाँ जी। प्लेट्स क्या है? स्थल मंडल के वो टुकड़े हैं
जो कि एस्थेनोस्फीयर में उपस्थित मैग्मा के ऊपर तैरती हुई अवस्था में पाए जाते हैं, तो उनको हम प्लेट बोलते हैं। अब जब इस प्रकार के की प्लेटें जो हैं वो तैर रही है मैग्मा के ऊपर, ये नीचे मैग्मा का क्षेत्र है और ये उसके ऊपर तैर रही है, निश्चित रूप से इन प्लेटों की जो गति देखने को मिलेगी वो दो प्रकार से हम देख पाएंगे। कैसे देख पाएंगे? या तो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होंगी या प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आ रही, है ना। जब प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आए तो उसको हम प्लेटों का अभिसरण, है ना, या उनकी अभिसरित गति बोलते हैं, और जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएं तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेटों की अपसरित गति बोलते हैं। इसमें जो दो प्लेटें एक दूसरे के काफी निकट या सटी हुई रहती हैं पहले से, वो जब एक दूसरे से दूर हटना शुरू करती हैं तो नीचे जो मैग्मा का भाग है उस मैग्मा के भाग से, उस क्षेत्र के ऊपर से जहां से ये प्लेटें दूर हो रही है एक दूसरे से, मैग्मा के इस भाग पर जो प्लेटों का दबाव है, उनका जो दाब है, वो क्या होता है? खत्म होना शुरू हो जाता है। नहीं, प्लेटें जो है वो पहले इस तरीके से सटी है, तो इसके नीचे जितना मैग्मा है उस मैग्मा के ऊपर इसका दबाव पड़ रहा है। अब जब ये प्लेटें एक दूसरे से अलग होंगी तो जितनी दूर ये अलग होगी उतने दूर से प्लेटों का दबाव मैग्मा के ऊपर से हट गया। जब मैग्मा के ऊपर से ये दाब हट गया तो जो अंदर तप्त मैग्मा है, काफी गर्म और पिघला हुआ मैग्मा है, ये मैग्मा क्या होगा? इस नीचे के क्षेत्र से ऊपर की ओर आएगा और ऊपर आने के बाद ये इन प्लेटों पर इस प्रकार से क्या होगा? तीव्र ढाल बनाते हुए लगभग बराबर के ढाल प्रवणता के साथ जमा होना शुरू। ये मैग्मा कहां से आ रहा है? ऊपर से आ रहा है, और ऊपर से आने के बाद इस तरीके से दोनों तरफ इकट्ठा होना शुरू हुआ। और ये सिर्फ इधर ही इकट्ठा नहीं हो रहा है, बल्कि आप देख पाएंगे कि दूर दूर तक ये इकट्ठा होने लगा इस प्रकार से। और यहीं सिर्फ नहीं बल्कि इस साइड भी। ऐसे। और जो बीच का हिस्सा है, अगर आपको दिख रहा हो सही से, तो अभी हमने क्या यहां पर बनाने की कोशिश की है कि हमारे पास जो ये हिस्सा है ना, इस हिस्से में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास इस तरीके से जो है बीच में एक गर्त सा बना हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोनों तरफ क्या है? इस तरीके से उठे हुए ढाल के क्षेत्र है। और जितनी लंबाई के साथ ये प्लेट दिखाई दे रही है, कटक भी क्या होंगे? उसी तरीके से उतनी ही लंबाई में बने हुए होंगे, क्योंकि प्लेटें जिस आकार की और जिस तरीके से दूर हो रही हैं, हर जगह से मैग्मा के ऊपर से दाब हटेगा और मैग्मा का उद्गार ऊपर की ओर देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास जो स्थिति दिखाई दे रही है, इसको समझना बड़ा स्पष्ट है कि ये जो भी कुछ हो रहा है वो प्लेटों की अपसरित गति के कारण हो रहा है, उनके डाइवर्जेंट मूवमेंट के कारण हो रहा है ना।
इस तरीके से। ठीक है, क्लियर हो रहा है कुछ? तो ऐसी जब श्रृंखलाएं बन जाए तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे ये मध्य महासागरीय कटक है। ऐसे कटक तीनों महासागरों में बहुत ज्यादा संख्या में उपलब्ध है। विशेष रूप से विश्व की जो सबसे लंबी मध्य महासागरीय कटक के रूप में जानी जाती है वो है हमारे पास क्या? मध्य अटलांटिक कटक। अटलांटिक महासागर के अंदर उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी पूरे उत्तरी अटलांटिक महासागर और पूरे दक्षिणी अटलांटिक महासागर में उत्तर से लेकर दक्षिण तक आपको एस आकार, कैसे? एस आकार में इस तरीके से जो है वो मध्य महासागरीय कटक की उपस्थिति मिलेगी। और ये मध्य महासागरीय कटक जो है, जो इस प्रकार से बना हुआ है ना, ऐसे जो आपको ये मिल रहा है, दिखाई दे रहा है ना, इस तरीके से ऐसे ये मध्य महासागरीय कटक जो है वो पूरे उत्तरी अटलांटिक महासागर से लेकर दक्षिणी अटलांटिक महासागर तक क्या कर रही है? फैली हुई है। और इनकी लंबाई अगर दक्षिण से लेकर उत्तर तक ले तो ये 14,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा मध्य महासागरीय कटक है, जिसको आप मध्य अटलांटिक कटक के रूप में देखते हैं। हालांकि इसमें हम इसको भी विषुवत रेखा के आधार पर दो प्रकार में बांटते हैं। दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो एक जो विषुवत रेखा से उत्तर का क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं वॉल्विस रिज, सॉरी चैलेंजर राइज, और जो नीचे का भाग है इसको बोलते हैं वॉल्विस रिज। ठीक है, वॉल्विस कटक। तो खैर वो अलग की चीज है, उतना विशेष नहीं जानना है, लेकिन इसके विषय में मैं यही बताना चाह रहा था आपसे कि किस प्रकार से इन कटकों का निर्माण होता है प्लेट के अपसरित गति करने के कारण। ठीक है, तो अब फटाफट इन सभी के बारे में हम जो मुख्य भाग है, मुख्य पॉइंट है वो लिख लें। हाँ, दीर्घ उच्चावचों में सबसे पहले महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न तट। लेकिन ये उच्चावच, ये उच्चावच सागरीय क्षेत्र में, ये उच्चावच सागरीय क्षेत्र में, सागरीय क्षेत्र में महाद्वीपों का विस्तार है। महाद्वीपों का विस्तार है। तट के पास से महाद्वीपीय भाग अत्यंत मंद ढाल के साथ सागरीय क्षेत्र में विस्तृत होते जाते हैं। सागरीय क्षेत्र में विस्तृत होते जाते हैं। मग्न तटों की ढाल प्रवणता, मग्न तटों की ढाल प्रवणता 5 डिग्री से 10 डिग्री तक पाई जाती है। 5 डिग्री से 10 डिग्री तक पाई जाती है। हालांकि विश्व के कुछ क्षेत्रों में, हाँ 5 डिग्री से 10 डिग्री तक पाई जाती है। हालांकि विश्व के कुछ क्षेत्रों में इनकी ढाल प्रवणता 1 डिग्री से भी कम मिलती है।
विश्व के कुछ क्षेत्रों में इनकी ढाल प्रवणता 1 डिग्री से भी कम मिलती है। इनकी औसत गहराई समुद्र तल से लगभग 1000 मीटर तक पाई जाती है। पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अलग से लिख ले, नई लाइन से लिखे। उन क्षेत्रों में महाद्वीपीय मग्न तट चौड़े पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में महाद्वीपीय मग्न तट चौड़े पाए जाते हैं जहां जहां तटों के निकट कोई पर्वत या पहाड़ी उपस्थित नहीं होती है। कोई पर्वत या पहाड़ी उपस्थित नहीं होती है। जबकि जहां भी तटों के पास ऊंचे पर्वत उपस्थित होते हैं वहां महाद्वीपीय मग्न तट संकीर्ण पाए जाते हैं। तो आप विश्व मानचित्र जब भी देखेंगे तो उसका फिजिकल मैप उठा के देखिएगा, भौतिक मानचित्र। उस भौतिक मानचित्र में आपको दिखाई देगा कि सपोज यहां एक उदाहरण लेते हैं उत्तरी अमेरिका का। तो उत्तरी अमेरिका में आप पाएंगे कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में उत्तर से लेकर दक्षिण तक रॉकी पर्वत श्रृंखला मौजूद है। यह पर्वत श्रृंखला चूंकि तटीय क्षेत्र से सटी हुई है, आप देखेंगे कि जैसे ही आप तट से आगे बढ़ेंगे सागरीय क्षेत्र में, व्हाइट कलर से शेडेड रीजन जो दिखाया जाता है उसको बोला जाता है ये मग्न तट बताते हैं, है ना, क्योंकि समुद्र तल से कम गहराई वाले क्षेत्र हैं। और इन मग्न तटों में अगर आप देखेंगे तो आपको पश्चिम की तरफ तट की चौड़ाई बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देगी, यानी जो व्हाइट कलर की शेडिंग है वो बहुत चौड़ी नहीं मिलेगी। जैसे ही आप पूर्व की तरफ देखेंगे, चूंकि उत्तरी अमेरिका में पूर्व की तरफ एप्लेशियन छोड़कर और कोई दूसरे पर्वत नहीं है, तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि जो तटों की चौड़ाई, मग्न तटों की चौड़ाई जो है वो उधर ज्यादा दिखाई देगी। ये मैप में, मानचित्र में आप चेक करके एक बार देख सकते हैं। विश्व में ऐसा हर स्थान पर देखने को मिलेगा, विश्व में आपको हर जगह ऐसा देखने को मिलेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर ऊंचे पर्वत हैं तो जो सागरीय जल है वो बहुत अंदर तक घुस नहीं पाएगा और इसलिए बहुत ज्यादा भाग को अपने अंतर्गत रख नहीं पाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि मैदानी क्षेत्र है या तटों के पास का जो क्षेत्र है वहां पर्वत नहीं है, तो सागरीय जल काफी अंदर तक जा सकता है। जितने अंदर जाकर जितनी बड़ी भूमि को अपने अंतर्गत लेगा, मग्न तट उतना चौड़ा होगा, है ना। और अगर कम दूर तक जा रहा है तो मग्न तट क्या होगा, उतना ही संकीर्ण होगा। तो इस तरीके से आप ये बता सकते हैं कि महाद्वीपीय मग्न तट कहां चौड़े मिलेंगे और कहां संकीर्ण मिलेंगे। ये विश्व में मुख्यतः हर जगह आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत इसका अपवाद है। जैसे ही हम भारत के मानचित्र को देखते हैं तो वहां हमें पता है कि भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में क्या है, हमारे पास पश्चिमी घाट है, आप लोगों को बताया है। और पश्चिमी घाट गुजरात के दक्षिणी भाग से लेकर
और महाराष्ट्र से होते हुए, गोवा से होते हुए, कर्नाटक से होते हुए केरल तक फैला हुआ। इस पर्वतीय क्षेत्र के होने से निश्चित रूप से भारत के पश्चिमी तट की ओर क्या होना चाहिए था, जो मग्न तटों की चौड़ाई है वो कम होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप देखेंगे तो आपको ये स्पष्ट होगा कि भारत के पश्चिम की तरफ मग्न तटों की चौड़ाई बहुत ज्यादा है पर्वत होने के बावजूद, और पूर्व की तरफ जहां के पर्वत बहुत ही टूटे फूटे स्थिति में है, डिटैच्ड फॉर्म में है और तटों से काफी दूर है, वहां पर ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी मग्न तटों की चौड़ाई बहुत ज्यादा नहीं है। तो भारत एक अपवाद स्वरूप जरूर दिखाई देता, अदरवाइज विश्व में हर जगह पर ऐसी स्थितियां दिखाई देती हैं। तो प्रश्न ये उठ सकता है कि क्या ये अपवाद प्राकृतिक रूप से है या फिर शुरू से ही ऐसा कुछ है या किसी प्राकृतिक घटना के कारण ऐसा हुआ। तो निश्चित रूप से इसमें प्राकृतिक घटना इन्वॉल्व है, शामिल है। क्या शामिल है? तो कहा कि बहुत पहले भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र की तरफ भ्रंशन की प्रक्रिया देखने को मिलती। भ्रंश समझते हैं? चट्टानों पर जब तनाव बल लगता है और उसके कारण उनमें दरार पड़ जाए और दरार के कारण उस तल के सहारे चट्टाने खिसकने लगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? भ्रंशन बोलते हैं, भ्रंश की प्रक्रिया बोलते हैं या भ्रंशन कहते हैं। उस भ्रंशन के कारण जो चट्टानी क्षेत्र थे वो सरकते सरकते समुद्र के नीचे चले गए और काफी दूर तक बढ़ गए। तो ऐसे में जो मग्न तट बना वो क्या बन गया? वो काफी बड़ा बन गया। अदरवाइज पश्चिम की तरफ भी हमारे पास बहुत बड़े लैंड होते हैं, है ना, जिस लैंड के कारण आप कहते हैं कि हम पश्चिम में भी काफी दूर तक विस्तृत दिखाई देते हैं, लेकिन उस फॉल्टिंग के कारण क्या है, काफी ज्यादा मग्न तट वहां पर दिखाई देता है। तो एक तो मग्न तटों की बात की, इसमें एक लाइन और ऐड करें, नई लाइन के रूप में लिखे, सागरीय क्षेत्र से